दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन मैन कार कौन सी थी पूरे इंडिया की, तो आपके माइंड में कौन सी कार का नाम आता है? शायद ये कार जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मारुति 800, जिसको मारुति 800 के नाम से कम मारुति के नाम से जाना जाता था। और लोग कार का नाम लेने की बजाय बोलते थे कि मुझे मुझे मारुति खरीदनी है। तो ये कंपनी एक ऐसे सेंटीमेंट के साथ जुड़ी हुई है पूरे इंडिया के साथ और इंडिया के लोगों के साथ, क्योंकि ये पहली ऐसी गाड़ी थी जो इंडिया में लाई गई थी। आज डिटेल में बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में, इसका करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया में कैसे आई। दोस्तों मारुति को स्टार्ट किया गया था 1971 के अंदर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे संजय गांधी। संजय गांधी यानी कि इंदिरा गांधी के यंगर सन, जो कि जिनका सपना था इंडिया में एक पीपल कार लाने का, जो कार अफोर्डेबल, एफिशिएंट और काफी अच्छी हो और जिसको इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, जिसके चलते उन्होंने मारुति को स्टार्ट किया और वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। मारुति मोटर्स ने अपनी जर्नी के अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखे, बहुत बार इसको क्रिटिसिज्म भी किया गया और इसके अलावा एक टाइम तक इसको लिक्विडेट करने की बात भी की गई। लेकिन उसके बाद से इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया मारुति उद्योग के नाम पे, जब इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी सुजुकी मोटर्स, जो कि एक जापान की काफी सक्सेसफुल कंपनी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक नई कंपनी को स्टार्ट किया और वहां पे ये टेक्नोलॉजी को लेके आए जापान से सीधा इंडिया में, जहां पे मारुति सुजुकी इसका नाम भी पड़ा। अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी के शेयर की, जब ये लिस्ट हुई थी पहली बार बीएसई के ऊपर, तो आज तक इस कंपनी ने 50x रिटर्न दिया है, यानी कि 50 टाइम्स आपके पैसे को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर मैं पिछले 10 साल की बात भी करूं, तो पिछले 10 साल के अंदर ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 21% का कंपाउंडिंग रिटर्न बना के दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंपनी का रिटर्न आपको बताता है कि सेंसेक्स के कंपेरिजन में कंपनी ने कैसे आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में भी मारुति सुजुकी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये तो मैंने बात की थी पिछले 10 साल की, अभी तक या अभी तक इंसेप्शन से लेके कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया। लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 3% का कंपाउंडिंग रिटर्न ही दिया है, तो काफी पेशेंस टेस्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन अगर मैं पिछले रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो वहां पे कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर थोड़ा मोमेंटम देखा गया है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। बिजनेस मॉडल शायद आप समझते ही होंगे कि कंपनी कारों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, परचेज करती है और सेल्स करती है। लेकिन इसके अंदर भी काफी सारे कैचेज है जो मैं आपको डिटेल में समझाने का ट्राई करूंगा। कंपनी करंटली अपने कस्टमर्स को 2 डीलरशिप के थ्रू सर्विस करती है। सबसे पहले मारुति सुजुकी नेक्सा और दूसरे नंबर पे आता है मारुति सुजुकी एरिना। अब आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे कि कंपनी ने 2 तरीके के शोरूम क्यों रखे हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए। इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग रीजन निकल के आता है। तो कंपनी अभी तक अफोर्डेबल सेक्टर में काफी अच्छा काम करती थी, जहां पे कंपनी का मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन कंपनी को फील हुआ कि ये अपने कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विस नहीं दे पा रही है और प्रीमियम तरीके का डिफरेंशिएशन कंपनी यहाँ पे लाना चाहती थी, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे मारुति सुजुकी नेक्सा को भी लेके आए। अब थोड़ा डिटेल में समझने का बात करते हैं मारुति सुजुकी एरिना के बारे में और मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मारुति सुजुकी नेक्सा और मारुति सुजुकी एरिना की फोटोज हैं। मारुति सुजुकी एरिना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करती है और यहाँ पे कस्टमर्स को एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है कि वो अपनी कारों को अपने तरीके से मॉडिफाई भी करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। वहीं मैं नेक्सा की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने के लिए नेक्सा को रखा गया है और वहां पे प्राइसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं गाड़ियों के। दोस्तों ये तो बात हुई नई गाड़ियों की, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पूरे इंडिया के ऑटो सेगमेंट के अंदर रीसेल गाड़ियों का भी बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे मारुति सुजुकी ने अपने आप को टैप करने के लिए ट्रू वैल्यू नाम से एक चेन खोला था, जहां पे गाड़ियों का रीसेल में परचेज या सेल किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी अपने एसेसरीज को भी बेचती है जो गाड़ियों में यूज किए जाते हैं, जो भी कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू बना के देते हैं। अभी तक हमने बात किया था कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में। चलिए बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ये काफी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां पे बहुत सी फॉरेन कंपनीज आके भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। आज की डेट में 4 व्हीलर सेगमेंट के अंदर अभी तक 15 कंपनीज हैं और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया था एक रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ 8% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कार्स हैं, यानी कि 12 में से सिर्फ एक फैमिली के
पास कार है और 50% से ज़्यादा लोग अभी भी बाइसिकल, बाइक और स्कूटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर पूरा इंडिया ग्रो करता है तो कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट है जो अभी तक अनटैप्ड पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर की बात करते हैं पूरे सेगमेंट के अंदर, तो अभी तक मारुति सुजुकी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे एंजॉय करती थी। यानी कि अगर 2 गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं तो उसमें से 1 गाड़ी मारुति सुजुकी की होती थी। इसके पीछे बहुत से रीजन लोग समझते थे। कुछ लोग इसको माइलेज के तरीके से समझते थे, कुछ लोग बोलते थे कि आफ्टर सर्विस यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था कॉस्ट। मारुति सुजुकी आपको गाड़ी कम कॉस्ट में देती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी का था। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कॉस्ट को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर इंडिया में 100 कार्स की सेल होती है तो उसमें से 5% सिर्फ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनकी कॉस्ट 15 लाख से ज्यादा होती है। यानी कि 95% गाड़ियां इंडिया में 15 लाख से कम प्राइस में ही बेची जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अफोर्डेबल गाड़ियों के अंदर मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर जो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि 50% का मार्केट शेयर अभी कंपनी इंजॉय करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर लगातार डिक्लाइन कर रहा है और आज के टाइम में इसका मार्केट शेयर 43 to 45% के बीच में फ्लक्चुएट करता है। चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि रिसेंट की ऑटो सेल्स का नंबर कैसे दिखता है, ताकि आपको समझ में आएगा कि मारुति सुजुकी के अलावा और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये businesstoday.in का एक आर्टिकल था जहां पे उन्होंने ऑटो सेल्स के बारे में बताया था। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आता है मारुति, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा शेयर अभी एक्वायर किया है टाटा मोटर्स ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और आपने कुछ नए नाम भी सुने होंगे MG मोटर और किया का, जहां पे इन्होंने एंटर करना स्टार्ट किया है। चलिए अब इन्वेस्टर स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं और मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं कि Q4 के रिजल्ट्स में मारुति सुजुकी ने कैसा परफॉर्म किया था। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पाई चार्ट है जो आपको बताता है सेल्स वॉल्यूम के बारे में। अगर मैं आपको सेल्स के बारे में थोड़ा बता दूं तो कंपनी ने 4,88,830 का सेल किया था। यहाँ पे 13.5% का इंप्रूवमेंट था अगर मैं इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, और कंपनी का यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी 93% से ग्रो हुआ था। लेकिन अगर हम सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो मेनली इनका सेल्स 55% कॉम्पैक्ट से आता है, मिनी में 13%, यूवी में 18%, और इसके अलावा बाकी कुछ और जगह हैं जहां से कंपनी का सेल्स का मार्केट शेयर निकल के आता है। अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ तो मारुति सुजुकी ने Q4 में बताया था कि उनका Q3 के कंपैरिजन में रेवेन्यू 15% से ग्रो हुआ है और कंपनी का मार्जिन 7% के आसपास का है, जहां पे भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया था। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर्स के बाद चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे किस किस ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और प्रमोटर्स का कितना शेयर है मारुति सुजुकी के अंदर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा शेयर मारुति सुजुकी की होल्डिंग्स के अंदर प्रमोटर्स का है, जिनके पास 56.37% का शेयर है। FIIs की अगर मैं बात करूं तो उनके पास 22.57%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी 10% के आसपास का शेयर है। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनके पास भी 4.81% का टोटल शेयर है अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि कंपनी अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितना रिटर्न बना के देती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, और इसके अलावा नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का, जो कि कंपनी का काफी सॉलिड है 11% का। 5 ईयर में कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी 9%, 3 ईयर में 6%, तो पिछले साल के अंदर 7% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि क्या क्या की चैलेंजेस हो सकते हैं कंपनी के लिए आने वाले टाइम में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर इंडिया में 100 गाड़ियां बेची जाती हैं तो उसमें से 80% गाड़ियां फाइनेंसिंग पे बेची जाती हैं, यानी कि लोग उस पर लोन लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि रिसेंट के टाइम में लोन का रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास अभी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, अगर कंपनी इसको फुलफिल कर देती है तो कंपनी अपना मार्केट शेयर और बढ़ा सकती है। लेकिन वहां पे भी एक कंसर्न है सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे डिलेज हो रहे हैं। अगर कंपनी उस चीजों को अगर सॉल्व कर पाएगी तो आने वाले टाइम में अपने मार्केट शेयर को कंपनी इंप्रूव कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहले आपको पता होगा कि एसयूवी सेगमेंट इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी बड़ा सेगमेंट बन गया है, जहां पे मारुति का प्रेजेंस अभी उतना बड़ा नहीं है। लेकिन रिसेंट के टाइम में कंपनी ने यहाँ पे ब्रेजा को लॉन्च किया था, ब्रेजा का एक नया मॉडल भी लॉन्च किया था, जो कि कंपनी को एक अच्छा ट्रैक्शन भी दे रहा है। तो आने वाले टाइम में कंपनी सेगमेंट को टैप करने के लिए काफी सारे प्लान कर सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है जहां पे बताया गया है कि कंपनी आने वाले टाइम में 4 नए मॉडल लेके आने वाली है एसयूवी सेगमेंट के अंदर। तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए देखना जरूरी है कि कंपनी एसयूवी सेगमेंट के अंदर अपने आप को कैसे इंप्रूव करती है, कैसे अपने मार्केट शेयर को एक्वायर करती है, क्योंकि जैसे कंपनी वहां पे परफॉर्म करेगी कंपनी के रेवेन्यूज इंपैक्ट होंगे और वो डायरेक्टली शेयर प्राइस को भी इंपैक्ट करेंगे।
दोस्तों एसयूवीज के बाद जो सेकंड सेक्टर है जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है एज ए इन्वेस्टर, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि यहाँ पे टाटा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या मारुति सुजुकी भी यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईवी पुश कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है, इन्होंने बोला कि वो 10,440 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा, 7,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बैटरीज बनाने के लिए, और 3,100 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बनाया जा सके मारुति सुजुकी ब्रांड के अंदर। चलिए दोस्तों, एंड में बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में और कंपनी के ऊपर एक्सपर्ट कमेंट्री के बारे में कि यानी कि एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे क्या क्या राय रखी हुई है। सबसे पहले अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो कंपनी का पी रेशो 60 प्लस है, यानी कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है मारुति सुजुकी को लेके। अगर मैं एक्सपर्ट्स की राय के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मोतीलाल का एक आर्टिकल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कंपनी का मार्केट शेयर भी 6% से इंप्रूव होकर 49% तक जा सकता है। दोस्तों ये प्योरली मोतीलाल ओसवाल का व्यू है जो हम आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जो भी फैक्ट हमने वीडियो के अंदर बताए प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते, और हम चाहते हैं कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आपको मारुति का स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.